हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू वेक्टर मैथ क्लासेस। इस वीडियो में हम लोग देखेंगे महाराष्ट्र बोर्ड क्लास 11th मैथमेटिक्स के पार्ट 1 का चैप्टर नंबर 4 जो है डिटर्मिनेंट एंड मैट्रिसेस। तो ये चैप्टर में दो छोटे सब चैप्टर छुपे हुए हैं, डिटर्मिनेंट एंड मैट्रिसेस। तो पिछले वीडियो में हमने डिटर्मिनेंट के कुछ टॉपिक्स कवर किए थे, जिसमें था ए डेफिनेशन एंड एक्सपांशन ऑफ डिटर्मिनेंट, माइनर एंड कोफैक्टर ऑफ डिटर्मिनेंट, उसके बाद में प्रॉपर्टीज ऑफ डिटर्मिनेंट। वो क्लास हमने लाइव लिया था। अभी आज का जो वीडियो नंबर 2 है, इसमें हम डिटर्मिनेंट के बचे हुए टॉपिक्स देखेंगे, जिसमें शामिल है एप्लीकेशन ऑफ डिटर्मिनेंट। मतलब डिटर्मिनेंट के एप्लीकेशन देखना है हमको। तो एप्लीकेशन में कौन से टॉपिक्स देखना है हमको? तो सबसे पहले देखना है क्रैमर्स रूल, उसके बाद में देखना है कंसिस्टेंसी ऑफ 3 इक्वेशंस, उसके बाद में देखना है हमको एरिया ऑफ ट्राइंगल एंड कोलिनियरिटी ऑफ 3 पॉइंट्स। तो ये जो लेक्चर है वो 1 शॉट लेक्चर है, मतलब थोड़ा सा फास्ट में पढ़ाऊंगा मैं आपको, लेकिन आपको सब कुछ अच्छे से समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो स्टार्ट करते अपन। सबसे पहले स्टार्ट करते क्रैमर्स रूल से। कौन से रूल से? क्रैमर्स रूल से। तो जो स्टेट बोर्ड वाले, महाराष्ट्र स्टेट बोर्ड वाले बच्चे जो 10th में, ठीक है, महाराष्ट्र स्टेट बोर्ड में थे, उनको क्रैमर्स रूल पता है। लेकिन तब, ठीक है, 2 ही वेरिएबल थे, एक्स और वाई, 2 इक्वेशन 2 वेरिएबल रहते थे, मतलब हमको डिटर्मिनेंट ऑफ ऑर्डर 2 बोलते थे। तो जो सीबीएसई वाले बच्चे इस वीडियो को देख रहे हैं उनको भी समझ में आ जाएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं, मैं एक बार बता दूंगा बेसिक, फिर आगे जाता। तो इसमें हमको देखना है क्रैमर्स रूल फॉर 3 वेरिएबल, मतलब एक्स वाई जेड के फॉर्म में ऐसे अपने पास में 3 इक्वेशन रहेंगे, जिससे हमको एक्स वाई जेड की वैल्यू निकाल के बतानी पड़ेगी। मतलब 3 वेरिएबल रहेंगे एक्स वाई जेड, और तीनों की वैल्यू निकाल के बतानी पड़ेगी। मतलब 3 इक्वेशन 3 वेरिएबल। तो इसको सॉल्व कैसा करते हैं बाय यूजिंग क्रैमर्स रूल, वो हमको देखना है। तो इसको सॉल्व करने के लिए आपको थोड़ा सा डिटर्मिनेंट पता होना। तो आपको डिटर्मिनेंट पता है तो अच्छी बात है, अगर नहीं पता है तो 2 मिनट देके मैं उसका बेसिक क्लियर कर देता, फिर अपन आगे जाते। ठीक है, देखो डिटर्मिनेंट मतलब क्या रहता। मान लो आपके पास कोई भी 4 नंबर है, ठीक है, और वो ऐसे अरेंज करके, देखो ये 2 वर्टिकल बार है, इसमें कोई भी 4 नंबर ले लो, 3, 4, 1, 5, मान लो ऐसे 4 नंबर ले लिया। तो इसके डिटर्मिनेंट की वैल्यू कैसे निकालते हैं? वैल्यू तो कैसे निकालते हैं हम देखे थे पिछले वीडियो में। क्या करने का? ये 3 को 5 से मल्टीप्लाई करने का, 3 × 5, अपने तरफ से माइनस लेने का, फिर ये 1 को 4 के साथ मल्टीप्लाई करने का, 1 × 4। तो कितना हो जाता है ये? 15 - 4 कितना हो जाता? माइनस, ठीक है, प्लस 11। तो ये जो 11 है, इसको हम लोग बोलेंगे कि वैल्यू ऑफ डिटर्मिनेंट है। ये जो डिटर्मिनेंट था इसकी वैल्यू है। डिटर्मिनेंट में क्या करते हैं अपन? 2 वर्टिकल बार में नंबर को अरेंज कर देते। अरेंज कैसे करते हैं? रोज और कॉलम में नंबर को क्या कर देते? अरेंज कर देते। अब ये ऐसे अरेंज करे तो ये आंसर आ रहा। तो 11 को बोलेंगे 11 क्या है? वैल्यू ऑफ डिटर्मिनेंट है। और ये जब हम डिटर्मिनेंट निकाले तब हमारे पास 2 रो और 2 कॉलम थे, इसलिए इसको बोलते हैं डिटर्मिनेंट ऑफ ऑर्डर 2। अगर डिटर्मिनेंट ऑफ ऑर्डर 3 निकालना है तो कैसे निकालते हैं वो भी थोड़ा सा देख लेते, क्योंकि वो अगर समझ के आपको आगे का पार्ट इजीली आपको समझ में आएगा। तो अपने मन से मैं कोई भी 9 नंबर ले लेता। मान लो ले रहा 2, 3, 4, 5, 1, -2, 3, 0, 4। मैं अपने मन से कोई भी 9 नंबर ले लिया हूं। ठीक है, ये 9 नंबर को कैसे अरेंज किया? इसको बोलते हैं रो 1, रो 2, रो 3। इसको बोलते हैं कॉलम 1, इसको बोलते हैं कॉलम 2, इसको बोलते हैं कॉलम 3। तो ये मैट्रिक्स का ऑर्डर 3 है, सॉरी, ये डिटर्मिनेंट का ऑर्डर 3 है। इसमें 3 रो और 3 कॉलम है, तो इसको बोलेंगे डिटर्मिनेंट ऑफ ऑर्डर 3। अब वैल्यू ऑफ डिटर्मिनेंट कैसे निकालेंगे? मतलब ये नंबर को ऐसे अरेंज किए तो ये किसी एक सिंगल नंबर को रिप्रेजेंट करेंगे, तो सिंगल नंबर को बोलेंगे वैल्यू ऑफ डिटर्मिनेंट। तो वैल्यू ऑफ डिटर्मिनेंट निकालने के लिए अपने को, मतलब अपन 6 वेज में वैल्यू ऑफ डिटर्मिनेंट निकाल सकते। कौन से 6 वेज है? रो 1 के अलॉन्ग में भी निकाल सकते, रो 2 के अलॉन्ग में भी निकाल सकते, रो 3 के अलॉन्ग में भी निकाल सकते, कॉलम 1 के अलॉन्ग में भी निकाल सकते डिटर्मिनेंट, कॉलम 2 के भी, कॉलम 3 के भी। सबसे आंसर सेम ही जाता। तो मैं आपको एक तरीका बताता जो सबसे सिंपल है और मैक्सिमम मोस्ट ऑफ द टाइम पे अपन वही यूज करते। रो 1 के अलॉन्ग में डिटर्मिनेंट की वैल्यू कैसे फाइंड करेंगे? तो ये रो 1 है ना, रो 1, इसके अलॉन्ग में डिटर्मिनेंट की वैल्यू कैसे फाइंड करेंगे? तो सबसे पहले क्या करेंगे हम लोग? सबसे पहले ये जो पहला नंबर है ना 2, ये लिख देंगे, इसका साइन जैसा है वैसे ही रखेंगे। ठीक है, पहला नंबर 2 लिखे,
अब ये 2 कौन से रो और कॉलम में आ रहा, वो नंबर को डिलीट कर दो, बचे हुए नंबर का डिटरमिनेंट निकालो। 2 कौन से रो में आ रहा, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, मतलब इसको और इसको डिलीट कर दिए तो बचते हैं 4 नंबर। अब ये 4 नंबर का डिटरमिनेंट अभी सीखे अपन कैसे निकालना। कैसे निकालते, 1 को 4 से मल्टीप्लाई करते, 4 1 जा 4, फिर अपने तरफ से माइनस लेना है, इसको इससे मल्टीप्लाई करें, अपने तरफ से माइनस लेना है। 0 इंटू -2 कितना होता है, 0 होता, तो 0 है। अब क्या करना है, रो 1 के अलॉन्ग में सॉल्व करके पता है सबको, 2 लिए पहले, कुछ भी नहीं आया था, +2 था, प्लस पहले टर्म में नहीं लिखे तो भी जमता। अब ये जो सेकंड टर्म है ना, इसका जो भी साइन है उसको उल्टा करके लिखना है। ये +3 है तो इसका उल्टा करके लिखते, +3 मतलब जो भी साइन है उसका उल्टा, कुछ नहीं मतलब ये +3 है, इसका अपोजिट साइन क्या होता, -3। अब ये 3 कौन से रो और कॉलम में आ रहा, अगर अपन उसको डिलीट कर दिए, 3 कौन से रो और कॉलम में आ रहा, अगर उसको डिलीट कर दिए तो बचते ये 4 नंबर। ये 4 नंबर का डिटरमिनेंट लेना है, जैसा 2/2 का डिटरमिनेंट सीखे थे ना अपन, अभी वैसे लेना है। कैसे करेंगे, ये 20, 5 4 जा 20, फिर अपने तरफ से माइनस लेना है, 3 इंटू -2 -6 लिखना है। ठीक है, तो करेंगे डिटरमिनेंट सॉल्व, बोलो कितना आएगा। हाँ, ये और ये डिलीट हो गया, ये 4 नंबर बचा, बताओ 5 4 जा 20, अपने तरफ से माइनस लेना है, 3 इंटू -2 -6। अब -6 ऐसा लिखने से अच्छा माइनस इंटू माइनस प्लस हो जाता, तो सीधा अपन लिखेंगे +6। रो 1 के अलॉन्ग में डिटरमिनेंट सॉल्व कर रहे, ये लिखे, दूसरे वाले का साइन उल्टा करके लिखे। अब तीसरे वाले का साइन जैसा है वैसा लिखना, कुछ भी नहीं होता है, प्लस है तो लिखेंगे +4। अब ये कौन से रो और कॉलम में आ रहा है उसको डिलीट कर देंगे, कौन से रो और कॉलम में आ रहा है उसको डिलीट कर दिए, बचे हुए 4 नंबर का डिटरमिनेंट निकालना है। बताओ ये चारों का डिटरमिनेंट कैसे निकालेंगे, 5 इंटू 0 कितना हो जाता, 0, 5 इंटू 0 कितना हो जाता, 0, फिर अपने तरफ से माइनस लेना है। ठीक है, 3 1 जा 3, बस अब इसको सॉल्व कर लेना है, जो भी आंसर आता है उसको हम लोग बोलते हैं वैल्यू ऑफ डिटरमिनेंट। ये तो एकदम आसान है, बोलो 2 इंटू 4 -0 4 -3, 20 + 6 26 +4, 0 -3 कितना होता, -3 होता। बस बेसिक कैलकुलेशन कर लेना है, कितना होता, 4 दूनी 8 -26 3 जा कितना हो जाता, 78 बराबर -12 कितना हो जाता, ये 8 -78 कितना हो जाता, -70 हो जाता, -70 -12 कितना हो जाता, -70 -12 करे तो ये हो जाता -82 बराबर। अभी कैलकुलेशन तो आपको आता ही, बस सीखना क्या था, डिटरमिनेंट कैसे निकालते वो सीखना था। बराबर साइन लेना है, पहले वाला साइन जैसे का वैसा रखना है। कि कौन से रो और कॉलम मेरा डिलीट कर दो, बचे हुए नंबर का डिटरमिनेंट निकालो। डिटरमिनेंट निकालते समय पहला मल्टीप्लाई करे बाद, जब दूसरा मल्टीप्लाई करेंगे तब बीच में माइनस लिखना है। ठीक है, नेक्स्ट हाँ, सेकंड वाला जो भी है उसका साइन उल्टा करके लिखना है, याद रखो। ये +3 था, -3 लिखे, अगर ये -3 रहता था तो +3 लिखना है। पहले और तीसरे वाले का साइन जैसे का वैसा लिखना है, दूसरे वाले का साइन उल्टा कर देना है। ठीक है, नेक्स्ट बोलो हाँ। फिर ये 4 कौन सा 4 लिखे, ये 4 कौन सा रो और कॉलम मेरा डिलीट कर दिए, बचे हुए नंबर का डिटरमिनेंट निकालना है सिंपल वे में। तो अगर आपको 3/3 का डिटरमिनेंट समझ गया तो अपन क्रैमर्स रूल पे अभी आगे जाते हैं। ठीक है, तो क्रैमर्स रूल को समझ लेते। तो क्रैमर्स रूल क्या बोलता है, देखो अगर आपके पास लीनियर इक्वेशन इन 3 वेरिएबल वाले 3 इक्वेशन है, जैसे कि a1 कोई भी एक नंबर है उसको x लग के है, मान लो मैं लिखा 2x प्लस b1 कोई भी नंबर है, y का कोएफिशिएंट है b1y, मान लो मैं लिखा 3y प्लस c1 कोई भी एक, ठीक है, कांस्टेंट है, मतलब z का कोएफिशिएंट है, उसका कुछ तो भी नंबर ले लो, अपने मन से कुछ भी ले रहा, मान लो वो 4 ले रहा, 4z इक्वल्स टू कुछ ना कुछ कांस्टेंट नंबर आ रहा d1, मान लो ये थोड़ी देर के लिए 3 है। ऐसे ही दूसरा इक्वेशन और तीसरा इक्वेशन है, तो इधर मैं अपने मन से इक्वेशन ले लेता, 5x - 2y + 6z इक्वल्स टू 4, और एक इक्वेशन ले लेता 4x + y - 3z इक्वल्स टू 5। तो हमारे पास लीनियर इक्वेशन इन 3 वेरिएबल वाले ऐसे 3 इक्वेशन हैं। और अगर आपको x y z की वैल्यू निकाल के बताना है, किसकी वैल्यू निकाल के बताना है, x y z की वैल्यू निकाल के बताना है, तो हम लोग यूज करेंगे कौन सा रूल, क्रैमर्स रूल। क्लास 11th में क्रैमर्स रूल है महाराष्ट्र स्टेट बोर्ड में। फिर क्लास 12th में आने के बाद इन्वर्जन मेथड, रिडक्शन मेथड भी है मैट्रिसेस के एप्लीकेशन में, उसका यूज करके भी आप ये सॉल्व कर सकते हैं, लेकिन अभी तो क्रैमर्स रूल से सॉल्व करना। तो क्रैमर्स रूल क्या बोलता, सबसे पहले आप डिटरमिनेंट का डी निकालो। डी कैसे निकालना है, डी पहले सब कुछ अच्छे से अरेंज है, तो ये कॉलम x वाला रखो, ये y वाला, ये z वाला, बताओ x वाला, y वाला, z वाला, या तीनों लाइन से लिख दो, बोलो हाँ। 2 3 4 कोएफिशिएंट लिखे, 2 3 4। नेक्स्ट सेकंड इक्वेशन के x y z का कोएफिशिएंट क्या है, 5
-2 6 5 -2 ये +6 नहीं लिखे प्लस तो भी चलता, 6 माइनस रहा तो लिखना पड़ेगा। हाँ 4 कुछ नहीं मतलब इधर 1 है 1, ठीक है 4 1 -3 4 1 -3 करके आप डिटर्मिनेंट की वैल्यू निकालो। ये तो अभी सिखाया मैं कैसे निकालते थोड़ी देर पहले। डी मिल गया, डी मिलने के बाद में अब आप dx निकालो, डी निकालने के बाद में अब आप dx निकालो, फिर dy निकालो, फिर dz निकालो। अब ये डिटर्मिनेंट कैसे निकालेंगे आपको वही चीजें समझना है। अब ये डिटर्मिनेंट कैसे निकालेंगे वही चीजें आपको समझना है। तो सिंपली क्या करो, देखो पहले तो आपके कांस्टेंट इज इक्वल्स टू के उधर है, देख लो अच्छे से। ये वाला कॉलम मान लो थोड़ी देर के लिए x वाला है, ये वाला कॉलम मान लो y वाला है, ये वाला कॉलम मान लो z वाला है, ठीक है। बोलो x y z वाले अपने पास अवेलेबल है कॉलम, और ये मान लो कांस्टेंट है, कांस्टेंट। तो करना क्या है, जब भी dx निकालो बोला तो x वाला कॉलम के जगह पे, x वाले कॉलम के जगह पे कांस्टेंट रख देना है, बाकी जैसे का वैसा। देखो x वाले कॉलम की जगह पे 3 4 5, बाकी सब जैसे का वैसा, y और z वाला जैसे का वैसा। d में देखना है, d में ठीक है 3 -2 1 3 -2 1, हाँ और क्या है 4 6 -3 4 6 -। फिर इसका डिटरमिनेंट सॉल्व करके जो भी वैल्यू आ रही है वो वैल्यू निकाल के रखनी है, ठीक है। नेक्स्ट अब dy कैसे निकालेंगे, सेम प्रोसेस करना है, वापस d में जाना है। dy निकालने वाले है ना, तो y वाले के जगह पे कांस्टेंट रख देना है। कहां पर, y वाले की जगह पे क्या रख देना है, कांस्टेंट। x और z जैसे का वैसा रखना है। कहां जाना है, d में जाना है, d में गए। बोलो x वाला जैसे का वैसा कौन है, 2 5 4। y निकालना था ना, तो y वाले कॉलम की जगह पे कांस्टेंट रख दो, कौन है 3 4 5 रख दो, 3 4 5। उसके बाद में z वाला जैसे का वैसा क्या है 4 6 -3 4 6 -3 बराबर। हाँ अब बोलो dz कैसे निकालेंगे, dz तो dz कैसे निकालेंगे, वापस d में गए, z वाले कॉलम की जगह पे ठीक है कांस्टेंट वाले कोएफिशिएंट रख दो, x और y जैसे का वैसा रखो। बोलो कितना है 2 5 4, हाँ 2 5 4, हाँ 3 -2 1, हाँ 3 -2 1। नेक्स्ट dz निकाल रहे ना, d में गए, z वाले के जगह पे कांस्टेंट रख दिया, z वाले के जगह पे कांस्टेंट मतलब 3 4 5 रख दिया, 3 4 5। तो आपको इसके डिटरमिनेंट का आंसर निकालना आता, इसके भी डिटरमिनेंट का आंसर निकालना आता। तो आपके पास d भी है, dx भी है, dy की भी वैल्यू है, dz की भी वैल्यू है। तो देयरफॉर बाय क्रैमर्स रूल x कैसे निकालेंगे, तो क्रैमर्स रूल बोलता है अगर आपको x निकालना है तो आप निकालो dx अपॉन d, मतलब जो dx निकाले थे उसको d वाली जो डिटरमिनेंट की वैल्यू आई थी उसे डिवाइड करना। ये d है और ये dx है, ठीक है। हाँ अभी दिख रहा, बोलो ये d है और ये dx है। dx को अगर आप d से डिवाइड कर दिए तो x मिल जाता, y कैसे मिलता dy बाई d, z कैसे मिलता dz बाई d, ठीक है। तो y कैसे निकालेंगे dy बाई d, ये जो dy का आंसर आया इसको अगर आप d से डिवाइड कर दिए तो y मिलता, सेम z मिलता, तो आपका x y z का आंसर मिल जाता। अब आपका आंसर सही है या गलत है कैसे चेक करेंगे, आपका आंसर आने के बाद आपके इक्वेशन में पुट करेंगे, लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड सेम आती क्या नहीं देखेंगे, ठीक है। और एसी लगा दो, एसी चालू कर दो, बहुत गर्म हो रहा। हाँ तो अभी सीधा अपन टेक्स्ट बुक वाले क्वेश्चन देख लेते, ठीक है। वन शॉट वाला क्लास है तो ज्यादा मैं डिटेल में कैलकुलेशन करके नहीं बताऊंगा, मैं सिर्फ कंसेप्ट बताऊंगा, बाकी सब आपको कर लेना है क्योंकि मैं जहां जहां जरूरत है वहां कैलकुलेशन करके समझाऊंगा, ठीक है। तो बोलो सबसे पहले टेक्स्ट बुक का सॉल्व एग्जांपल 1 देखेंगे, क्या है, सॉल्व द फॉलोइंग इक्वेशन बाय यूजिंग कौन सा रूल, क्रैमर्स रूल का यूज करके सॉल्व करना है। सॉल्व करने का मतलब क्या होता है, सॉल्व द इक्वेशन मतलब आपके इक्वेशन में जो भी वेरिएबल है उनकी वैल्यू फाइंड करके बताओ। तो अपने इक्वेशन में वेरिएबल मतलब अननोन कौन कौन है, एक्स वाई जेड अपने इक्वेशन में वेरिएबल है, तो उनकी वैल्यू फाइंड करके बताना मतलब सॉल्व करना इक्वेशन को, ऐसा होता है। तो सबसे पहले तीनों इक्वेशन को अच्छे से लिख लिए, फिर देख लिए बराबर एक्स वाई जेड बराबर लाइन से अरेंज है। फिर क्या करेंगे, डी निकालेंगे, डी कैसे निकालते पता है, बताओ इसके कोएफिशिएंट कितने हैं, एक्स वाई जेड के 1 1 1 लिखे 1 1 1, हाँ इधर सेकंड के हाँ 1 -1 1 1 -1 1। नेक्स्ट ना, ठीक है इधर कॉमा होना था, देखो कॉमा, हाँ नेक्स्ट बोलो, हाँ एक्स का कोएफिशिएंट कुछ मतलब 1 2 -1 लिखे 1 2 -1। तो ऐसा करके सॉल्व करके डी निकाले, तो डी का आंसर कितना आ रहा -4, वैल्यू ऑफ डिटरमिनेंट आ गई। अब क्या निकालना रहता है, dx निकालना रहता है, dx। तो dx कैसे निकालते पता है क्या, ये वाला कॉलम मान लो x वाला है,
ये वाला मान लो y वाला है और ये वाला z वाला। तो dx कैसे निकालेंगे पता है, ये जो x वाला कॉलम है ये वाली वैल्यूज हटा के इधर से कांस्टेंट वाली वैल्यूज पुट कर देंगे। इज इक्वल्स टू उधर कांस्टेंट है ना जिसको x y z नहीं लग के, वो वाले नंबर कौन से 6 2 2, तो इधर आएगा 6 2 2 और बाकी जैसे का वैसा। मतलब अपन किसका आंसर निकाल रहे हैं, dx का आंसर निकाल रहे हैं। बोलो dy का आंसर कैसे निकालेंगे, dy का तो क्या करेंगे, वापस d में जाएंगे, कि y वाला जो है इसके जगह पे क्या लिखेंगे, कांस्टेंट वाले नंबर लिखेंगे। कौन सा नंबर लिखेंगे, कांस्टेंट वाले नंबर लिखेंगे। ठीक है, बोलो क्या है कांस्टेंट वाले नंबर। हाँ, इधर dy निकाल रहे हैं ना, dy dx हो गया। अब क्या निकालेंगे, dy निकालेंगे। बताओ, इसके जगह पे कांस्टेंट नंबर रखे, बाकी सब जैसे का वैसा। dz कैसा निकालेंगे, dz क्या करेंगे, इसके जगह पे वापस d में गए, z वाले की जगह पे कांस्टेंट वाले नंबर पुट कर दिए, बाकी जैसे का वैसा करके। ठीक है, dx dy dz निकाले। ठीक है, तो इधर में इमेज लेके रखा हो। तो सबको dx dy dz समझ में आया कैसे निकालेंगे। dx कैसे निकालेंगे, dx कैसे निकाले dx, तो इधर d में गए, x वाले की जगह पे कांस्टेंट कौन 6 2 2 पुट कर दिए। देखो 6 2 2, बाकी जैसे का वैसा करके क्या निकाले, dx निकाले, 4 आया। dy कैसे निकालेंगे, dy वापस d में गए, y वाले की जगह पे कांस्टेंट वाले नंबर रख दिए, बाकी सब जैसे का वैसा। dz भी वैसे निकाले, dz तो x आपके पास d भी है, dx dy dz सब कुछ आ गया। फिर x y z कैसे निकालेंगे, x निकालने के लिए dx अपॉन d को डिवाइड करो, कितना आया था dx अपॉन d, ये 4 आया था d, और dx कितना आया था, dx 4 आया था, तो 4/4 करे 1 आया। ऐसे y निकालो dy बाई डी करके, ऐसे z निकालो dz अपॉन d करके, तो आपको ऐसा करके सभी x y z की वैल्यू मिल गई। ठीक है, फिर बोल देने का x y z की वैल्यू इतनी है, ये हमारे क्या हो गए, सॉल्यूशन हो गए। तो बाय यूजिंग कौन सा रूल, क्रैमर्स रूल से हम इसको सॉल्व किया। अब सेकंड क्वेश्चन भी सेम बेसिक, सेकंड क्वेश्चन भी सेम बेसिक, कौन से इसका यूज करना है, क्रैमर्स रूल का यूज करके x y z की वैल्यू निकाल के बतानी है। समझ गया क्या करना है, तो आपको खुद से सॉल्व करना है। टेक्स्ट बुक का सॉल्व एग्जांपल 2 है ये, टेक्स्ट बुक का सॉल्व एग्जांपल 2 है ये। ठीक है, देख लो, आपको अगर समझ में आ गया अभी का, तो आपको ये खुद से करना है पूरा। नेक्स्ट, हाँ अब ये वाला क्वेश्चन देखो, क्या बड़ा क्वेश्चन, सॉल्व द फॉलोइंग इक्वेशन बाय यूजिंग डिटर्मिनेंट। डिटर्मिनेंट मतलब क्रैमर्स रूल का यूज करके आपको सॉल्व करना है। तो कैसे क्या सॉल्व करेंगे, अभी ये तो 1/x 1/y 1/z है, मतलब ये लीनियर इक्वेशन इन 3 वेरिएबल नहीं है, ये भी नहीं है, ये इधर प्रिंटिंग मिस्टेक 2 ना होके इधर क्या होना z होना, z 3/z है, ये भी नहीं है। तो लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल नहीं है, 3 वेरिएबल नहीं है, तो पहले लीनियर इक्वेशन इन 3 वेरिएबल बनाएंगे, फिर क्रैमर्स रूल यूज करेंगे। कैसे क्या बना सकते, तो 1/x के जगह पे, कुछ सब में 1/x है ना, वो पैटर्न में है ना 1/x, तो 1/x की जगह पे कोई नया वेरिएबल ले लेंगे, इन्होंने p ले लिया, p 1/y की जगह पे q, 1/z की जगह पे r, तो अपना इक्वेशन क्या बन गया, p प्लस q प्लस r इक्वल्स टू -2 बन गया। हाँ नेक्स्ट बोलो, नेक्स्ट ना 1/x की जगह पे p, ये -2/y को ऐसा लिखेंगे क्या, -2 बाजू में और 1/y ऐसा लिखेंगे, पता -2/y, तो कितना हो रहा है, इसके जगह पे p -2, इसके जगह पे y प्लस, ठीक है, p क्यू आर लेना है ना, पी क्यू आर, बोलो क्या हो जाएगा, हाँ p -2q प्लस r इक्वल्स टू 3। देखिए क्या, देखो p -2q प्लस r इक्वल्स टू 3, और इसके जगह पे क्या लिखेंगे, इसके जगह पे ये 2 सामने लिखे, 1/x लिखे, तो कितना हो रहा है 2x, हाँ -y प्लस 3 बाजू में लिखे 1/z, तो +3r, तो कितना हो रहा है ये 2p -q प्लस 3r इक्वल्स टू -1। फिर जब आपके पास में पी क्यू आर के फॉर्म में लीनियर इक्वेशन इन 3 वेरिएबल बन गया, तो अभी आप पी क्यू आर की वैल्यू निकालो, बाद में वैल्यू रिप्लेस कर दो। कैसे क्या, अब पहले तो डी निकाले, सबको डी निकालना था, पी क्यू आर 3 वेरिएबल है अपने पास में, उनके कोएफिशिएंट लिखे, कितना आ रहा 1 1 1, हाँ 1 -2 1, हाँ 2 -1 3। डी निकालने के बाद में आपको डीपी निकालना आएगा क्या, डीपी, ठीक है, डी निकाले बाद में अपन अभी क्या निकालेंगे, डीपी निकालेंगे। कैसे क्या अपन डीपी निकालेंगे, डीपी देखो, डीपी कैसे निकालते हैं, वापस डी में गए,
ठीक है, बोलो वापस डी में गए, तो जो पी वाला जो कॉलम रहता है ना, पी वाला कॉलम, इसके जगह पे कांस्टेंट नंबर लिखे। कांस्टेंट कौन है? -2 3 -1 लिखे, -2 3 -1, बाकी जैसे का वैसा। डीपी निकाले। डी क्यू कैसे निकालेंगे? डी क्यू सेम वापस डी में गए, ये जो क्यू वाला था ना सेकंड वाला कॉलम, इसके जगह पे कांस्टेंट रख दिए। फिर डी आर कैसे निकालेंगे? डी आर सेम वैसे करें, आर वाले की जगह पे कांस्टेंट रख दिए, तो क्या मिल गया? डी आर मिल गया। तो क्या क्या मिला? डी मिला, डीपी डी क्यू डी आर मिल गया। तो बाय क्रैमर्स रूल के हिसाब से क्या आएगा? बाय क्रैमर्स रूल क्यू कैसे निकालेंगे? क्यू पहले बोलो, पी कैसे निकालेंगे? पी डीपी बाय पी को डिवाइड, डीपी बाय डी को डिवाइड करके पी निकालेंगे। क्यू कैसे निकालेंगे? क्यू डी क्यू बाय डी को डिवाइड करके क्यू निकालेंगे। आर कैसे निकालेंगे? आर डी आर को डी से डिवाइड कर देंगे, डी आर बाई डी करेंगे तो क्या मिल जाता? आर मिल जाता। अब इतना सब होने के बाद में आपको पी क्यू आर तो मिल गया वैल्यूज, अब वो पी क्यू आर की वैल्यू इधर रिप्लेस कर देंगे, अपना आंसर निकालेंगे। ठीक है, तो वो भी है अपने पास करके। ठीक है, देखो P निकाले, Q निकाले, R निकाले, अब वैल्यू रिप्लेस कर दिए। कैसे? क्या 1/x मतलब P था, और P कितना आया आपका? 5/3 आया, P के जगह पे 5/3 रखे, तो इसको अच्छे से सॉल्व कर लिए। क्या हो गया? ये दोनों को एक साथ अगर रेसिप्रोकल किए इन दोनों को, तो कितना आंसर आ रहा? 1/x का उल्टा x/1, नीचे में 1 नहीं लिखे तो भी जमता, x हो गया। 5/3 का उल्टा 3/5, तो किसका आंसर हो गया? ये P का आंसर हो गया। Q कैसे निकाले? Q तो सिमिलरली Q वैसे ही निकाले। ठीक है, वैल्यू रिप्लेस कर दिए, निकाले। R भी वैसे ही करके निकाले, सॉरी P Q R की वैल्यू रिप्लेस कर दिए, x y z की वैल्यू निकाल। तो ऐसा करके क्रैमर्स रूल से ये क्वेश्चन को क्या करना है? आपको सॉल्व करना है। ठीक है, ऐसे एक वर्ड प्रॉब्लम है, वर्ड प्रॉब्लम को सॉल्व करना है बाय यूजिंग क्रैमर्स रूल। ठीक है, क्या बोल रहा क्वेश्चन? द कॉस्ट ऑफ 2 बुक्स 6 नोटबुक एंड 3 पेन इज ₹120। 3 चीजें खरीदे, क्या क्या खरीदे? बुक, नोटबुक और पेन, टोटल मिला के कितना हुआ? 120। ऐसे फिर से करें क्या? द कॉस्ट ऑफ 3 बुक, 4 नोटबुक और 2 पेन, कितना हो रहा है? 105। फिर से तीसरी बार भी, वाइल द कॉस्ट ऑफ 5 बुक, ठीक है, 7 नोटबुक और 4 पेन इज ₹183। तो सिंपली है, उनकी कॉस्ट प्राइस को XYZ मानो और सिंपल 3 इक्वेशन बना लो। 3 लीनियर इक्वेशन इन 3 वेरिएबल बन गए। अब बस इसको सॉल्व करना है, कौन से रूल का यूज करके? क्रैमर्स रूल का यूज करके सॉल्व करना है। जो भी आपका XYZ का आंसर रहेगा वही अपना कॉस्ट प्राइस रहेगा। एक किसके किसकी? पहले बुक को वर्ड यूज हुआ, फिर नोटबुक, फिर पेन। तो ये क्वेश्चन आपको सॉल्व करना है, टेक्स्ट बुक का सॉल्व एग्जांपल 4 है। ठीक है, हाँ अब देखते हैं नेक्स्ट एप्लीकेशन। तो डिटरमिनेंट का नेक्स्ट एप्लीकेशन है कंसिस्टेंसी ऑफ 3 इक्वेशन। मतलब आपको 3 लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल दे देंगे और बताओ बोलेंगे वो 3 इक्वेशन कंसिस्टेंट है या नहीं है। कंसिस्टेंट का मतलब क्या होता है? देखो, आपको लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल पता है, ax + by + c = 0, ये जनरल फॉर्म है लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल का, आपको पता है। यहाँ पर एक्स वाई है वेरिएबल, z नहीं है, abc कांस्टेंट है। तो मान लो आपको लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल वाला एक इक्वेशन दे दिया आपको और पूछे इसका ग्राफ क्या आता, तो इसका ग्राफ क्या आता? स्ट्रेट लाइन आता। इसका ग्राफ क्या आता? स्ट्रेट लाइन आता, सीधी लाइन है। नेक्स्ट, ऐसे मान लो आपको और एक लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल दे दिए, उसका ग्राफ भी स्ट्रेट लाइन आता। मान लो ये 2 लाइन एक दूसरे को पैरेलल नहीं है, तो 2 लाइन कहीं ना कहीं तो मीट करेंगे, कहीं ना कहीं तो मीट करेंगे। मान लो ये वो पॉइंट है, तो ये जो भी पॉइंट के एक्स और वाई कोऑर्डिनेट रहेंगे वो आपके दोनों इक्वेशन को सेटिस्फाई करेंगे। अब मैं क्या कर रहा, मान लो आपको तीसरा एक इक्वेशन दे दिया और ये लाइन ड्रॉ करके बताओ बोला। अगर मान लो ये तीसरी लाइन वो दोनों लाइन के अगर कॉमन पॉइंट से पास हुई तो अपन बोलेंगे ये तीनों लाइन का एक कॉमन सॉल्यूशन है। तो ऐसे केस में ये तीनों लाइन को हम बोलेंगे, ये तीनों लाइन क्या बन गए? कंसिस्टेंट बन गए। पूरा सिस्टम ऑफ इक्वेशन क्या बन गया? कंसिस्टेंट बन गया। कंसिस्टेंट मतलब उनका एक कॉमन सॉल्यूशन है। अगर मान लो ये तीसरी लाइन इधर से पास ना होके कहीं ना कहीं इधर से पास हो रही है, तो वो तीनों लाइन का कोई एक कॉमन पॉइंट नहीं है। ऐसे केस में बोलेंगे इक्वेशन कंसिस्टेंट नहीं है। ठीक है, तो IN लगा के भी बोल सकते हैं इक्वेशन इनकंसिस्टेंट है। तो अपने सिलेबस में थ्योरम क्या बोल रहा है? देखो थ्योरम बोल रहा है, हाँ, द नेसेसरी कंडीशन फॉर द इक्वेशन, ये लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल, पहला इक्वेशन, दूसरा, तीसरा, टू बी कंसिस्टेंट।
मतलब कंसिस्टेंट होने की नेसेसरी कंडीशन है कि डिटर्मिनेंट का आंसर 0 आ जाए। लेकिन डिटर्मिनेंट में क्या लेना है, ये पहले लाइन के, ठीक है, A1 B1 C1 सेकंड का, A2 B2 C2 थर्ड का, A3 B3 C3 का डिटर्मिनेंट अगर 0 आया तो इक्वेशन क्या बन गए, कंसिस्टेंट बन गए। अगर 0 नहीं आया तो कंसिस्टेंट नहीं है, इनकंसिस्टेंट है। 0 आया तो कंसिस्टेंट है, मतलब कॉमन सॉल्यूशन है। समझ में आ रहा? लेकिन ये कौन सी कंडीशन है, ये नेसेसरी है। नेसेसरी के साथ सफिशिएंट वर्ड का यूज नहीं, ये सिर्फ नेसेसरी कंडीशन है, सफिशिएंट कंडीशन नहीं। तो इसके क्वेश्चन देख के सॉल्व कर लेते हैं। देखो अब टेक्स्ट बुक का जो सॉल्व एग्जांपल 1 है, ठीक है, इसका खाली क्वेश्चन देखते, सॉल्यूशन नहीं देखते। सॉल्यूशन मैं आपको समझाता हूं। वेरीफाई द कंसिस्टेंसी ऑफ द इक्वेशन। पहला इक्वेशन देकर है, दूसरा इक्वेशन देकर है, लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल तीसरा भी देकर है। ये तीनों कंसिस्टेंट है या नहीं, उसके लिए डिटर्मिनेंट 0 आता कि नहीं चेक करते। लेकिन डिटर्मिनेंट 0 आना ये तो कौन सी कंडीशन हो गई, नेसेसरी हो गई, सफिशिएंट नहीं है। बोलने का मतलब सिर्फ डिटर्मिनेंट 0 आने की वजह से अपन बोल नहीं सकते कंसिस्टेंट है कि नहीं। तो अपन क्या करेंगे, अपने को जो भी 3 इक्वेशन दे दिए, सबसे पहले चेक करो ये तीनों इक्वेशन में से, मतलब तीनों लाइन में से कोई 2 लाइन पैरेलल है या नहीं है। अगर कोई 2 लाइन मान लो पैरेलल है तो तीसरी लाइन कहीं से भी पास हो जाओ, उनका कॉमन सॉल्यूशन कभी नहीं आएगा। तो आपको चेक करना है तीनों में से कोई 2 लाइन तो भी पैरेलल है या नहीं। अगर तीनों में से 2 लाइन पैरेलल हैं तो आप बिना डिटर्मिनेंट निकाले बोल दो वो कभी मिलेंगे नहीं, मतलब उनका कॉमन सॉल्यूशन पॉसिबल नहीं है। और क्या बोलेंगे, इनकंसिस्टेंट, मतलब कंसिस्टेंट नहीं करके लिख दो। लेकिन अगर मान लो तीनों लाइन पैरेलल नहीं है, तीनों लाइन अगर पैरेलल नहीं है तो ऐसे केस में डिटर्मिनेंट निकाल के चेक करके देखेंगे। अगर डिटर्मिनेंट 0 आया तो कंसिस्टेंट है, मतलब डिटर्मिनेंट 0 आया तो वो तीनों लाइन किसी कॉमन पॉइंट पे मिल रहे हैं, मतलब कॉमन सॉल्यूशन है। और डिटर्मिनेंट 0 नहीं आया, इसका मतलब कंसिस्टेंट नहीं है, मतलब उनका कॉमन सॉल्यूशन नहीं है। ठीक है, तो देखो उन्होंने अपने को 3 लाइन दे दिया। अब पैरेलल है या नहीं कैसे चेक करते हैं, तो 10th में कंडीशन याद है क्या आपको, A1 by A2 का रेशो इक्वल्स टू B1 by B2 का रेशो विच इज नॉट इक्वल्स टू C1 by C2 का रेशो। तो देखो क्या बोल रहा मैं, सिंपली क्या करना है आपको, x और y देखो इधर और उधर x और y देखो, बताओ ये x और y को, मतलब ये x और y का यूज करके वो x और y बन सकते क्या किसी नंबर से मल्टीप्लाई या डिवाइड करके, कैसे बोल रहा देखो मैं। हाँ बोलो A1 B1 C1, बोलो A1 कितना है 2 है, B1 कितना है 2 है, और ये C1 इक्वल टू उधर लेके जाके, तो उधर लेके जाके बोलेंगे या इधर ला लो, ठीक है, -2 इधर आए तो +2, बोलो हाँ A1 B1 हाँ C1 मतलब 2 2 2 हाँ A3 B3 और C3 पैरेलल की कंडीशन क्या है, A1 by A2 का रेशो B1 by B2 के रेशो के बराबर में रहने को ना। तो बोलो कितना आ रहा, A1 by A2 का रेशो कितना आ रहा, A1 कितना है 2, इधर लिख दूं क्या आपके लिए मैं एक बार अच्छे से लिख के आपको समझा देता। बोलो A1 है अपना 2 हाँ, B1 कितना है, B1 है 2, C1 एक तो इक्वल्स टू के उधर या इधर, ठीक है, तो इधर लेके जाके लिखेंगे C1 इक्वल्स टू इधर आया तो +2 है, ठीक है, बोलो हाँ A2 B2 C2 भी बोलो हाँ कितना कितना आ रहा, और A3 B3 और C3 भी लिख देंगे कितना आ रहा बोलो कितना आ रहा, A2 B2 C2 x1, x के आगे कुछ नहीं मतलब 1 है, कोएफिशिएंट 1 है 1, B2 भी 1 है 1 1, और C2 कितना है -1 इधर आया तो +1, A3 B3 C3 कितना है 3 3 5। बताओ पैरेलल की कंडीशन क्या है, A1 by A2 का रेशो इक्वल्स टू B1 by B2 का रेशो इज नॉट इक्वल्स टू C1 by C2 का रेशो। अगर 2 लाइन पैरेलल है तो ये कंडीशन सेटिस्फाई करेंगी। तो देखो बोला 3 में से कोई 2 लाइन ये कंडीशन को सेटिस्फाई कर रही है, बोलो इनका रेशो कितना रहा 2/1, इनका रेशो 2/1, इनका रेशो कितना आ रहा 2/1 आ रहा। अगर तीसरी भी कंडीशन सेम हो गई, अगर तीनों कंडीशन सेम हो गए तो लाइन क्या है, कोइंसिडेंट है, लाइन क्या है कोइंसिडेंट। तो कोइंसिडेंट की कंडीशन है A1 by A2 का रेशो इक्वल्स टू क्या रहता, B1 by B2 का रेशो इक्वल्स टू क्या रहता, C1 by C2 का रेशो। इसका मतलब पहले 2 लाइन क्या आ गए, कंसिस्टेंट, सॉरी पहले 2 लाइंस क्या आ गए, कोइंसिडेंट आ गए, एक के ऊपर एक आ गए, ठीक है। दूसरी तीसरी लाइन देखते हैं पैरेलल है क्या, बोलो हाँ कितना रेशो आ रहा 1/3
ठीक है, हाँ बोलो 1/3 और ये कितना आ रहा 1/5, मतलब A1/A2 का रेशो A2 A3 ले लो, एक ही बात है। पहला रेशो 1/3 आ रहा, दूसरा रेशो भी 1/3 आ रहा है, तीसरा रेशो 1/5 आ रहा, जो कि बराबर में नहीं है। इसका मतलब दूसरी और तीसरी लाइन एक दूसरे को क्या है, पैरेलल है। अगर तीन में से कोई भी दो लाइन अगर एक दूसरे को पैरेलल है तो वो लाइंस कंसिस्टेंट हो ही नहीं सकते, डिटरमिनेंट चेक करके देखने की जरूरत ही नहीं। तो इसका सॉल्यूशन हम कैसे लिखेंगे, ठीक है, हाँ अपन पहले लिख लेंगे A1 A2 B1 B2 C1 C2, ये पूरे चीजें लिख लिए, ठीक है। फिर पैरेलल लाइन की कंडीशन चेक करें और बोले लाइन 1 एंड 3 2 एंड 3 क्या है, पैरेलल है। अपन बोले लाइन, हाँ कोइंसिडेंस का नहीं चेक करना है अपने को, पैरेलल है क्या नहीं चेक करना। कोइंसिडेंस मतलब एक के ऊपर एक आए तो बहुत सारे कॉमन सॉल्यूशन है उनमें, ठीक है। पैरेलल चेक करो, बोलो लाइन 2, इक्वेशन नंबर 1 2 3 दे दो, ठीक है। बोलो इक्वेशन, हाँ क्या लाइन बोल रहा मैं, हाँ लाइन 2 एंड 3 आर पैरेलल, ये दोनों लाइन एक दूसरे को क्या है, पैरेलल है। या कोई बच्चा बोल सकता है लाइन 1 एंड 3 भी एक दूसरे को क्या है, पैरेलल है। देखो रेशो 2/3 2/3 2/5, पहले दो रेशो सेम आ रहे, तीसरा सेम नहीं आ रहा, तो लाइन 2 एंड 3 बोलो या 1 एंड 3 बोलो, ठीक है। मैं 2 एंड 3 आर पैरेलल, देयरफॉर गिवन इक्वेशंस आर नॉट कंसिस्टेंट करके लिख दिया। गिवन इक्वेशन कंसिस्टेंट नहीं है करके लिख दिया, गिवन इक्वेशंस आर नॉट कंसिस्टेंट। बोलो आ रहा है क्या, थोड़ा थोड़ा समझने में आपको, थोड़ा थोड़ा समझ में आ रहा होगा, ठीक है। तो ये सॉल्यूशन नहीं लिखना है, ऐसे लिखना, ठीक है। नेक्स्ट, हाँ सेकंड क्वेश्चन क्या बोल रहा, सेकंड क्वेश्चन अपने को बोल रहा है, हाँ एग्जामाइन द कंसिस्टेंसी ऑफ फॉलोइंग इक्वेशन, मतलब ये तीन इक्वेशन कंसिस्टेंट है या नहीं वो आपको बताना है। तो सबसे पहले क्या करेंगे, तीन में से कोई दो लाइन पैरेलल है या नहीं चेक करेंगे। अगर पैरेलल है तो वो कभी एक पॉइंट पे मिलेंगे नहीं, कॉमन सॉल्यूशन नहीं आएगा, कंसिस्टेंट नहीं रहेंगे। अगर पैरेलल है तो कंसिस्टेंट नहीं, ठीक है। तो चेक कर लो पहले पैरेलल है क्या, थोड़ा ओरली चेक कर लो, ठीक है। बोलो हाँ ये 1 1, ठीक है, उधर लेके जाके लिखना है तो उधर लेके जाके लिखो, तो सबको उधर लेके जाके लिखो, ठीक है। बोलो हाँ 1 1 2 2 3 5 3 2 1, रेशो चेक करो। बोलो पहले दो का रेशो, पहले दो पैरेलल है क्या देखेंगे, 1/2 आ रहा और ये 1/3 आ रहा, सेम नहीं है, पैरेलल नहीं है। 2 और 3 चेक कर लेते, बोलो कितना आ रहा, 2/3, y का कितना आ रहा 3/-2, सेम नहीं है। पहला तीसरा चेक करो, पहला तीसरा, हाँ 1/3 और 1/-2, ये भी सेम नहीं है। इसका मतलब क्या हो रहा है, इसका मतलब है कोई भी तीन लाइन एक दूसरे को पैरेलल नहीं है। तो अब हम लोग डिटरमिनेंट चेक करके पूरा बता सकते हैं, ठीक है। अब हम लोग डिटरमिनेंट चेक करके पूरा बता सकते हैं कंसिस्टेंट है या नहीं, ठीक है। तो इनका सॉल्यूशन नहीं अपने हिसाब से लेंगे, हाँ अपन बोलेंगे सीधा अपने सॉल्यूशन में गिवन इक्वेशन करके लिख देंगे, और एक लाइन लिखना है तो लिख देंगे नन ऑफ टू लाइंस, नन ऑफ टू लाइंस, पहले गिवन इक्वेशन लिख लो तीनों, फिर बोलो नन ऑफ टू लाइंस आर पैरेलल, कोई भी दो लाइन पैरेलल नहीं। इसलिए हम लोग क्या चेक करेंगे, डिटरमिनेंट चेक करेंगे। अगर डिटरमिनेंट 0 आए तो कंसिस्टेंट, नहीं आए तो नॉट कंसिस्टेंट या इनकंसिस्टेंट बोल सकते, ठीक है। तो आप थोड़ा सा 2 मार्क के लिए अगर आपके एग्जाम में आ रहा तो आप पहले बोल देंगे कंडीशन फॉर कंसिस्टेंसी इज डिटरमिनेंट इक्वल्स टू 0, ठीक है। अपन बोल देंगे फॉर, हाँ लिख देता, कंडीशन फॉर कंसिस्टेंसी इज, कंसिस्टेंसी की कंडीशन क्या है, कंडीशन फॉर कंसिस्टेंसी इज, हाँ डिटरमिनेंट इक्वल्स टू 0, डिटरमिनेंट इक्वल्स टू 0। तो अपन चेक कर रहे हैं डिटरमिनेंट, बोलो क्या करेंगे, हाँ डिटरमिनेंट डी चेक कर रहे, बोलो 0 आता कि नहीं चेक करके देखेंगे, क्या है बोलो, हाँ 1 1 + 2 इधर आए तो -2 लिखेंगे, 1 1 - 2, अब उधर लेके जाके भी लिख सकते हैं लेकिन इधर लेके जाके लिखेंगे अपन, ठीक है। बोलो हाँ 2 3 + 5 इधर आए तो -5, हाँ 3 -2 1। अब सिंपली आपको क्या करना है, डिटरमिनेंट निकाल के देखना है डिटरमिनेंट 0 आता कि नहीं। अगर डिटरमिनेंट 0 आए तो सीधा लिख दो क्या है, गिवन इक्वेशन आर कंसिस्टेंट, नहीं आए तो लिखो गिवन इक्वेशंस आर नॉट कंसिस्टेंट। तो इसके आगे का पार्ट आपको डिटरमिनेंट निकालना है, सिखाया मैं आपको, डिटरमिनेंट से सॉल्व करना है आगे का पार्ट, ठीक है। उसके बाद में एक तीसरा क्वेश्चन है, देखो तीसरे क्वेश्चन में डिटरमिनेंट की सॉल्व करके दूसरे का दूसरा
ठीक है। हाँ बोलो। तीन इक्वेशन देकर है, पहला, दूसरा, तीसरा, और एग्जाम आइंदा कंसिस्टेंसी बोला था। तो पहले तीन में से कोई दो लाइन पैरेलल है क्या चेक करो। पहले दो रेशो सेम आ रहे क्या, देखो x बाय एक्स का और y बाय वाई का रेशो कितना आ रहा, 1/7, 2/4, 2/4 मतलब 1/2, सेम नहीं आ रहा। दूसरा तीसरा चेक करो, 7/2, 4/3, ये भी सेम नहीं आ रहा। पहला तीसरा चेक करो, 1/2, 2/3, ये भी सेम नहीं आ रहा है। इसका मतलब क्या हो रहा, इसका मतलब हो रहा है तीन में से कोई भी दो लाइन पैरेलल नहीं है, इसलिए डिटरमिनेंट निकाल के चेक करेंगे। डिटरमिनेंट चेक करो, सबको निकालना आता है डिटरमिनेंट। अगर डिटरमिनेंट 0 आया तो कंसिस्टेंट है, आपका -60 आ रहा है, 0 नहीं आ रहा तो बोलेंगे इक्वेशन इज नॉट कंसिस्टेंट। ठीक है। हाँ, ऐसे ही तीसरा क्वेश्चन है, तो तीसरा भी आपको वैसे सॉल्व करना है। ये क्या लिखे, इतना सब वो सब चीजें नहीं लिखनी है, पहले बताना है तीन में से कोई दो लाइन पैरेलल है क्या। बताओ, बोला तीन में से कोई दो लाइन पैरेलल है क्या, बताओ कितना रहा, 1/2, 1/2, और वो भी 1/2, मतलब पैरेलल नहीं है, क्या है वो, मतलब कोइंसिडेंट है। पहला दूसरा पैरेलल है क्या चेक करो। दूसरा तीसरा चेक करो, दूसरा तीसरा, 2/3, 2/3, 2/5, सेम सेम है क्या, नहीं है। पहले दो रेशो सेम है, देखो 2/3, 2/3 सेम है, 2/5 सेम नहीं है, इसका मतलब ये क्या है, पैरेलल है। तो क्या बोलेंगे, इक्वेशन 2 और 3 क्या है, मतलब लाइन सेकंड और 3, लाइन 2 एंड 3 क्या है, पैरेलल है, इसका मतलब वो कभी नहीं मिलेंगे। तो अपन बोलेंगे कंसिस्टेंट नहीं है, आर नॉट कंसिस्टेंट, मतलब कॉमन सॉल्यूशन नहीं। अपने हिसाब से लिखो, सिंपल सिंपल रख के। हाँ नेक्स्ट, इसके बाद में क्या है, इसके बाद में एग्जांपल 3 है, फाइंड द वैल्यू ऑफ k। किसकी वैल्यू निकाल के बतानी है, k की वैल्यू निकाल के बतानी है। आगे फाइंड द वैल्यू ऑफ k इफ द फॉलोइंग इक्वेशंस आर कंसिस्टेंट। मतलब अपने को तीन इक्वेशन दे दिए, तीन में से एक अननोन है, कौन अननोन है, ये y का कोएफिशिएंट जो k है वो अननोन है। तो तीन में तीनों इक्वेशन को कंसिस्टेंट होने के लिए k की वैल्यू क्या रहेंगी ये निकाल के बताना है। तो सिंपली क्या करें, तीनों इक्वेशन कंसिस्टेंट है, इसकी कंडीशन क्या है, डिटरमिनेंट 0। अगर आपका डिटरमिनेंट 0 आया तो इक्वेशन क्या है, कंसिस्टेंट है। तो अपन क्या करेंगे, डिटरमिनेंट निकालते समय 7 - k - 4, सेकंड बोलो 2 5 - 9, हाँ 2 5 - 9, थर्ड बोलो 2 1 - 8, 2 1 - 8। अगर डिटरमिनेंट बोला गया है कंसिस्टेंट है, अगर आपका इक्वेशन कंसिस्टेंट है तो डिटरमिनेंट का आंसर क्या आता, 0 आता। तो उन्होंने बोला अपना इक्वेशन कंसिस्टेंट है, तो अपन क्या करें, डिटरमिनेंट इक्वल्स टू 0 लिख दिए, डिटरमिनेंट 0 आया, इसका मतलब क्या है, कंसिस्टेंट है। अगर कंसिस्टेंट है तो k की वैल्यू क्या आएंगी, तो देखो कंसिस्टेंट है तीनों इक्वेशन, इसका मतलब डिटरमिनेंट का आंसर क्या आ रहा, 0 आ रहा, 0। डिटरमिनेंट का आंसर 0 आया तो सिंपली डिटरमिनेंट की जगह पे 0 लिख लिए और इसको सॉल्व करके किसका आंसर निकाले, k का आंसर कितना आ रहा, 185/2 आ रहा। कितना आ रहा, 185/2। इसका मतलब अगर आप k के जगह पे 185/2 रख के चेक करेंगे तो तीनों इक्वेशन क्या मिलेंगे, आपको कंसिस्टेंट मिलेंगे। ये तो सिंपली डिटरमिनेंट है, आपको डिटरमिनेंट सॉल्व करना है और k का आंसर निकाल के बताना है। ठीक है। हाँ नेक्स्ट, इसके बाद में हम लोग देखेंगे नेक्स्ट एप्लीकेशन। ठीक है, तीसरा एप्लीकेशन देखेंगे किसका, डिटरमिनेंट का। तो डिटरमिनेंट का तीसरा एप्लीकेशन क्या बोल रहा है, अपने को एरिया ऑफ ट्रायंगल निकाल के बताना है और साथ में एक्स्ट्रा चीजें, सेकंड टॉपिक उसी का, सेकंड टॉपिक सब सेकंड मतलब सेकंड सब टॉपिक बोल सकते हैं, कोलिनियरिटी ऑफ 3 पॉइंट्स, 3 पॉइंट कोलिनियर है नहीं पहचानी। ठीक है, तो देखो अगर मान लो आपको 3 पॉइंट दे दिए, मान लो आपको 3 पॉइंट दे दिए सबको एक्स वाई, ठीक है, कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम समझता। मान लो आपको 3 पॉइंट दे दिए, मान लो पहला पॉइंट है ए जिसके कोऑर्डिनेट x1, y1 है, ठीक है। दूसरा कोऑर्डिनेट मान लो बी है जिसके कोऑर्डिनेट है x2, y2। तीसरा मान लो कोऑर्डिनेट सी दे दिए जिसके कोऑर्डिनेट है x3, y3। तो ये तीनों पॉइंट मिला के जो ट्राइंगल बनाएंगे वो ट्राइंगल का एरिया निकाल के बताना है। ये तीनों पॉइंट को जोड़ दो, तीनों पॉइंट को जोड़ दो। अगर तीनों पॉइंट को जोड़ दिए तो एक ट्राइंगल बना रहा है, तो ट्राइंगल का जो ये जगह बन रही है, जो एरिया बन रहा है, उसका फार्मूला क्या है, तो ट्राइंगल के एरिया का फार्मूला है हाफ लगाना है, फिर डिटरमिनेंट लेना है, एप्लीकेशन ऑफ डिटरमिनेंट है ना, डिटरमिनेंट का यूज करके निकालना है। डिटरमिनेंट में क्या लिखे, ये जो ए है ना, ए उसके जो कोएफिशिएंट है, सॉरी उसके जो कोऑर्डिनेट है वो लिख दिए x1, y1।
सेकंड पॉइंट के लिखे x2 y2, थर्ड पॉइंट के लिखे x3 y3, और जो तीसरा कॉलम है उसमें अपने तरफ से 1 1 1 लिखना है और इसको सॉल्व करना है। इसको सॉल्व करके जो आंसर आएगा वो एरिया ऑफ ट्राइंगल का आंसर रहेगा, एरिया ऑफ ट्राइंगल का आंसर रहेगा। तो एरिया ऑफ ट्राइंगल अगर आपको एबीसी निकालना है तो कैसे निकालेंगे, हाफ ऑफ, कब, लेकिन जब तीनों कोऑर्डिनेट गिवन है तो कैसे निकालेंगे, हाफ ऑफ, पहले पॉइंट के कोऑर्डिनेट लिखो, फिर दूसरे पॉइंट के लिखो, फिर तीसरे पॉइंट के लिखो, और तीसरे कॉलम में क्या लगाओ, 1 1 1 लगा के इसको सॉल्व करो। अगर इसका जो भी आंसर आया है वो वाले आंसर को बोलेंगे एरिया ऑफ ट्राइंगल एबीसी है। अब सेकंड केस, अगर मान लो आंसर गलती से 0 आ गया, अगर मान लो आंसर 0 आ गया, इसका मतलब एरिया ऑफ ट्राइंगल 0 आ रहा। एरिया मतलब जगह, जगह 0 कब आएंगी, ट्राइंगल की जगह कब 0 आएंगी, जब तो कोलिनियर होंगे। कैसे, क्या, मान लो आपके तीनों पॉइंट ऐसे आ गए, एक ही लाइन में आ गए, आप तीनों पॉइंट को जोड़ो, बोलो ट्राइंगल बन सकता है क्या, ट्राइंगल, ये तीनों पॉइंट को जोड़ के ट्राइंगल ही नहीं बन रहा। अगर ट्राइंगल ही नहीं बना इसका मतलब क्या हो रहा, उसका एरिया कितना आएगा, 0 आएगा। इसका मतलब अगर एरिया ऑफ ट्राइंगल का आंसर अगर 0 आ गया तो अपन बोलेंगे अब हमको जो 3 पॉइंट दिए वो ट्राइंगल फॉर्म नहीं कर रहे। अगर तीनों पॉइंट ट्राइंगल फॉर्म नहीं कर रहे इसका मतलब तीनों पॉइंट क्या है, सेम लाइन में है। सेम लाइन में अगर तीनों पॉइंट आ रहे उसी को अपन क्या बोलेंगे, तीनों पॉइंट क्या है, कोलिनियर है। ठीक है, तो देखो थ्योरम क्या बोल रहा अपना, अगर ए बी सी के कोऑर्डिनेट हम आपको दे दिए तो अब ठीक है, आर वर्टाइसेस ऑफ ट्राइंगल एबीसी, तो देन एरिया ऑफ ट्राइंगल का फार्मूला आ रहा है हाफ ऑफ डिटरमिनेंट ऑफ x1 y1 x2 y2 x2 y3 x3 y3 1 1 1। ये जो भी आंसर आएगा वो किसका रहेगा, एरिया ऑफ ट्राइंगल रहेगा। अगर डिटरमिनेंट का आंसर मतलब ये एरिया ऑफ ट्राइंगल अगर 0 आ गया तो तीनों पॉइंट आप हमको जो दिए वो क्या है, कोलिनियर है। तो ये नोट में लिख के देखो, थोड़ा तीसरी नोट, इफ एरिया ऑफ ट्राइंगल इज 0, अगर एरिया ऑफ ट्राइंगल 0 आया तो देन गिवन पॉइंट्स आर कोलिनियर, तीनों पॉइंट्स क्या है, कोलिनियर। नेक्स्ट और एक दो लिख के है, क्या, पहला पॉइंट लिख के है, एरिया हमेशा पॉजिटिव होना, पॉजिटिव। अगर आपका गलती से नेगेटिव आ गया तो आप उसको डिटरमिनेंट लगा के, मॉड लगा के पॉजिटिव करके लिख देने का। ठीक है, और डिटरमिनेंट के प्रॉपर्टी से अकॉर्डिंग आपका नेगेटिव आया तो क्या होता, 3 में से कोई भी 2 रो या 2 कॉलम इंटरचेंज होके, मतलब एबीसी ना बोल के अगर एसीबी बोले तो अपने आप पॉजिटिव आ जाएगा। सिंपली क्या करना है, एरिया नेगेटिव आया तो उसको पॉजिटिव लगा के लिखना। और ये जो दूसरी नोट है, ये के निकालते समय जब क्वेश्चन आएगा तब आपको मैं पढ़ के बताऊंगा, समझाऊंगा। ठीक है, तो आ जाओ अपने क्वेश्चन पे। ठीक है, तो इधर क्वेश्चन है, इधर क्वेश्चन है। ठीक है, हाँ पढ़ो, क्या बोल रहा क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 1 बोल रहा अपना एग्जांपल 1, हाँ, फाइंड द एरिया ऑफ ट्राइंगल, ट्राइंगल का एरिया निकालना है, व्हुच वर्टाइसेस आर गिवन बाय एबीसी, वर्टाइसेस गिवन है, एकदम सिंपल है। कैसे निकालेंगे एरिया ऑफ ट्राइंगल, ठीक है, जो भी नाम है एबीसी देकर है, तो एरिया ऑफ ट्राइंगल एबीसी का फार्मूला आ रहा है, क्या है, हाफ ऑफ, हाँ पहले एक बार फार्मूला बता देने का, वैल्यूज पुट कर देने का, बोलो हाफ ऑफ, हाँ ए के कोऑर्डिनेट -2 -3, हाँ बी के 3 2, हाँ सी के -1 -8, और इधर क्या लगाना है, 1 1 1 लगाना है। तो सबको डिटरमिनेंट सॉल्व करना था, क्या, ये हाफ साथ में रखना है, ये जो हाफ है वो स्टार्टिंग में रख के कॉमन लेना है सबके लिए, मतलब ऐसा हाफ लिखना है और ये ब्रैकेट में आपको डिटरमिनेंट सॉल्व करके लिखना है कितना आता। सबको डिटरमिनेंट सॉल्व करना था, अभी पता है, रो 1 के अलॉन्ग में सॉल्व कर रहे अपन, स्टार्टिंग में देखे कैसे क्या सॉल्व करना है, तो रो 1 के अलॉन्ग में सॉल्व करें। क्या करना है, ये -2 लिखे जैसे का वैसा, फिर ये कौन से रो और कॉलम मेरा डिलीट कर दो, बचे हुए 4 नंबर का डिटरमिनेंट निकालो। फिर जो सेकंड नंबर है उसका साइन उल्टा लिखो, -3 का क्या लिखे, +3, ये कौन से रो और कॉलम मेरा डिलीट कर दो, बचे हुए 4 नंबर का क्या निकालो, डिटरमिनेंट निकालो। आखिरी वाला साइन जैसे का वैसा कुछ भी नहीं, मतलब +1 है। फिर ये कौन से रो और कॉलम मेरा डिलीट कर दो, बचे हुए 4 नंबर का डिटरमिनेंट निकालो। फिर इसको सॉल्व करते करते अपन पहुंचे हाफ ऑफ, ये -30 आ रहा, तो -30 का आधा कितना आ रहा, -15, लेकिन अपन बोले एरिया नेगेटिव नहीं हो सकता, एरिया क्या होना, पॉजिटिव होना, इसलिए -15 को +15 लिख के स्क्वायर यूनिट करके यूनिट लिख दिए उसका। ऐसा करके आपको एरिया ऑफ ट्राइंगल निकाल के बताना है, अगर 3 वर्टाइसेस दिए तो बाय यूजिंग डिटरमिनेंट। हाफ लिखना भूलना नहीं है, बरोबर याद रखो, हाफ है स्टार्टिंग में। ठीक है, हाँ नेक्स्ट, अब के की वैल्यू निकाल के बताना है। क्वेश्चन पढ़ो, क्या बोल रहा,
इफ द एरिया ऑफ ट्राइंगल विथ वर्टाइसेस, P देकर है पूरी तरह से, Q भी देकर है, R में K छुपा हुआ है, R में क्या छुपा हुआ है, K छुपा हुआ है, PQR मिला के जो एरिया ऑफ ट्राइंगल बनाएगा वो कितना है, 9 स्क्वायर यूनिट है, 9 स्क्वायर यूनिट। देन फाइंड द वैल्यू ऑफ K, मतलब इधर K की कौन सी वैल्यू पुट करके हम ट्राइंगल बना के वो ट्राइंगल का एरिया निकालेंगे, तो एरिया कितना आएगा, 9 आएगा, ये निकाल के बताना। तो मैं बोला था ना K आया तो एक नोट पढ़ना है, तो नोट क्या बोलती है, जब भी आपको एरिया ऑफ ट्राइंगल देकर है और K निकालना है तो आप दोनों वैल्यूज कंसिडर करो, दोनों वैल्यूज। कैसा क्या, देखो एरिया ऑफ ट्राइंगल 9 देकर था ना 9, तो अपन प्लस माइनस 9 दोनों लगा के लिखना है, क्योंकि K के दो वैल्यू आ सकते हैं, तो दो वैल्यू आने के लिए आपको प्लस माइनस लगा के पूरी तरह से लिखना है। तो सिंपली क्या करना है, एरिया ऑफ ट्राइंगल का फॉर्मूला लिखे, एरिया ऑफ ट्राइंगल कितना देकर है, 9 देकर था, तो प्लस माइनस 9 लिखे, और ये हाफ ऑफ ये लिखना आता क्या, ए के पॉइंट के कोऑर्डिनेट, मतलब P के कोऑर्डिनेट, हाँ, Q के कोऑर्डिनेट, हाँ, R के कोऑर्डिनेट 0 के 1 1 1। इसके बाद में सिंपली सॉल्व करना है, क्या करना है, ये प्लस माइनस 9 जैसे का वैसा रखे, हाफ जैसे का वैसा रखे, डिटरमिनेंट फर्स्ट रो के अलॉन्ग में सॉल्व कर रहे, क्या लिखे, -3, फिर ये कौन से रो और कॉलम में आ रहा है उसका डिटरमिनेंट निकाले, फिर ये सेकंड 0 था, 0 का तो 0 आता, नहीं लिखे तो भी जमता, तीसरा कौन है 1, 1 लिखे, 1 कौन से रो और कॉलम में डिलीट कर दे, बचे वाले का डिटरमिनेंट निकालने। तो डिटरमिनेंट को सिंपली अंदर वाले को सॉल्व करे तो ये आ रहा। इसके बाद में हाफ बचा हाफ, अब इसको सॉल्व कर रहे, कैसे क्या सॉल्व कर रहे हैं, ठीक है, हाँ इसको सॉल्व करेंगे। हाँ कैसे क्या सॉल्व कर रहे हैं, देखो आपको ये +3 कॉमन निकाल के लिखना है, लिखो, नहीं तो मैं डायरेक्ट क्या कर रहा है, ये 2 उधर लेके जाके मल्टीप्लाई कर रहा, 2 उधर गया तो क्या हो जाता है, ये +-18 इक्वल्स टू 3 + 3 के, ठीक है। अब यहाँ से दो इक्वेशन बनेंगे, एक बार +18 लिखो, एक बार -18 लिख के सॉल्व कर लो, इजीली हो जाता। तो मैं एक बार +18 लेके सॉल्व कर रहा, 18 इक्वल्स टू 3 + 3 के, और सेकंड टाइम -18 लिख के फिर से वही लिख रहा, -18 इक्वल्स टू क्या है, 3 + 3 के। बोलो कितना रहा, +3 इधर आए तो -3, 18 - 3 कितना रहा, 15 इक्वल्स टू 3 के, तो k इक्वल्स टू आ रहा 15 के नीचे 3 गया तो कितना आंसर आ रहा, 5 आंसर आ रहा। इधर बोलो, इधर +3 इधर आए तो -3, -18 - 3 -21 इक्वल्स टू 3 के, तो k इक्वल्स टू कितना रहा, बोलो, ठीक है, -21/3 कितना आता, -7 आता, कितना आता, -7 आता, ठीक है। हाँ अभी इनका आंसर कितना आया, +-3 आया, ठीक है। 3 × 0 0 -3 के, ठीक है, कुछ गलत हो गया इनका, इधर प्रिंटिंग मिस्टेक लग रही है अपने को, कैसे क्या, इधर भी के है, ठीक है, ये तो ये वाला आ गया, इधर प्रिंटिंग मिस्टेक लग रही है अपने को, ठीक है। तो एक काम करते अपन ही सॉल्व कर लेते फिर, क्योंकि उनका इधर गलत लग रहा, इसका यूज करके मैं ये लाया, ठीक है, इधर देखें तो अपन पूरा ही सॉल्व कर लेते। बोलो क्या है ये, हाँ ये सबको लिखना आता है इतना, बोलो कितना है वो, +-9 इक्वल्स टू हाफ ऑफ, बताओ डिटरमिनेंट निकालना था सबको, क्या करें, -3 लिए, -3 कौन से रो और कॉलम में आ रहा, डिलीट कर दिए, ये 4 बचे, ये चारों का डिटरमिनेंट कितना रहा, 0 - k, 0 - k कितना आता, डायरेक्ट लिख दिया -k, बराबर। हाँ नेक्स्ट बोलो, नेक्स्ट, हाँ ये 0 है, +0, यहाँ नहीं लिखे तो भी जमता, वो जो भी है वो साइन उल्टा लेना है, लेकिन जो भी है 0 ही है ना, 0 ही आने वाला है। नेक्स्ट क्या है, डिटरमिनेंट में +1, 1 कौन से रो और कॉलम में आ रहा, डिलीट कर देंगे, इसको डिलीट कर दिए, कितना आ रहा, 3k - 0 कितना आ रहा, 3k आ रहा, तो कितना हो रहा है, +-9 इधर आ गया, 18 हो गया, कितना बच रहा है, 3k, हाँ +3k, तो कितना आ रहा है, 6k आ रहा, बराबर, +-18 इक्वल्स टू 6k, तो 6 इधर आया 18 के नीचे, तो 6 1 जा 6 3 जा, तो k का आंसर आ रहा +-3 आ, ठीक है। इधर उनका प्रिंटिंग मिस्टेक हुआ था, क्या प्रिंटिंग मिस्टेक हुआ था, 3k आना तो 3 लिखे थे, इसलिए मैं इसके अकॉर्डिंग सॉल्व किया, इसलिए ऐसा आंसर आया, तो उनके इधर प्रिंटिंग मिस्टेक थी, ठीक है। हाँ तो बोलो अभी थोड़ा थोड़ा समझ में आ रहा है कि आपको क्वेश्चन थोड़ा थोड़ा समझ में आ रहा है, कैसे क्या निकाले हम लोग एरिया ऑफ ट्राइंगल से k की वैल्यू। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन बोल रहा है, फाइंड द एरिया ऑफ ट्राइंगल विद वर्टाइसेस, वर्टाइसेस देकर है तीनों, एरिया ऑफ ट्राइंगल निकालना है, और एरिया का आंसर आने के बाद इंटरप्रेट योर आंसर, आंसर को देख के कुछ तो भी कंक्लूजन बताना है। तो क्या करें, एरिया ऑफ ट्राइंगल कैसा निकालते हैं समझ गया आपको, ऐसे करके एरिया ऑफ ट्राइंगल निकाले, और एरिया ऑफ ट्राइंगल का आंसर 0 आ रहा, कितना आ रहा, देखो एरिया ऑफ ट्राइंगल का आंसर आ रहा 0। एरिया ऑफ ट्राइंगल का आंसर 0 आया तो वहां से क्या कंक्लूजन निकाल सकते,
एरिया ऑफ ट्राइंगल का एरिया, मतलब एरिया ऑफ ट्राइंगल का आंसर 0 आ रहा, एरिया 0 आ रहा मतलब जगह 0 आ रही, जगह 0 आ रही मतलब ट्राइंगल बना ही नहीं। ट्राइंगल कब नहीं बनता? जब तीनों पॉइंट क्या हो, कोलिनियर हो। इसलिए अपन बोले देयरफॉर पॉइंट्स ए बी सी आर क्या है, कोलिनियर पॉइंट्स है। सिंपल। नेक्स्ट क्या बोल रहा क्वेश्चन, शो दैट द फॉलोइंग पॉइंट्स आर कोलिनियर बाय डिटरमिनेंट मेथड। डिटरमिनेंट का यूज करके पॉइंट्स कोलिनियर है प्रूफ करके बताना है। तो सिंपली क्या करेंगे, एरिया ऑफ ट्राइंगल निकालेंगे। अगर एरिया ऑफ ट्राइंगल 0 आया तो पॉइंट्स क्या है, कोलिनियर है। क्या उसको और शॉर्टकट बना लेंगे, कैसे? क्या देखो, अपना एरिया ऑफ ट्राइंगल का फार्मूला था हाफ ऑफ ठीक है, डिटरमिनेंट इक्वल्स टू 0। अब ये हाफ है तो मान लो मल्टीप्लाई बाय 2 करा, इधर भी मल्टीप्लाई बाय 2 करा, उधर भी मल्टीप्लाई बाय 2 करा, 0 इंटू 2 0 हो गया, यहां से 2 हट गया। तो डायरेक्ट आप कंडीशन बोल सकते हैं कि अगर डिटरमिनेंट का आंसर 0 आया तो 3 पॉइंट क्या हो गए, कोलिनियर हो गए। तो अपने टेक्स्ट बुक में वैसा लेके आप पूरा एरिया ऑफ ट्राइंगल निकाल के भी बोल सकते हैं। ठीक है, तो क्या करें, तीनों पॉइंट के कोऑर्डिनेट लिखे, 1 1 1 लिखे। अगर ये 0 आया क्या, 0 आया तो पॉइंट्स क्या है, कोलिनियर है। तो शो दैट बोले तो आएगा ही, आपको शो दैट बोला ना, मतलब कोलिनियर आएगा ही, डिटरमिनेंट का आंसर 0 आएगा ही, या एरिया ऑफ ट्राइंगल का आंसर 0 आएगा, ऐसा भी आप बोल सकते हैं। ठीक है। हाँ, अब एक्सरसाइज के सिमिलर क्वेश्चन है। एक्सरसाइज 4.3 का पहला क्वेश्चन बोल रहा है, सॉल्व द फॉलोइंग लीनियर इक्वेशन बाय यूजिंग क्रैमर्स रूल। तो क्रैमर्स रूल देखे अपन सॉल्व कर लेंगे आप लोग। तो एक क्रैमर्स रूल के 4 क्वेश्चन हो गए। ठीक है। नेक्स्ट ऐसे एक वर्ड प्रॉब्लम था, वर्ड प्रॉब्लम भी देखे अपन। उसके बाद में क्या बोल रहा है, एग्जामाइन द कंसिस्टेंसी ऑफ इक्वेशन, मतलब ये तीनों इक्वेशन कंसिस्टेंट है या नहीं बताना है। कैसे निकालेंगे, डिटरमिनेंट 0 आए तो कंसिस्टेंट, नहीं आया तो नॉट कंसिस्टेंट। लेकिन पहले क्या चेक करेंगे, 3 में से कोई 2 लाइन पैरेलल है क्या। अगर 2 लाइन पैरेलल आए, 3 में से 2 लाइन अगर पैरेलल आए तो सीधा लिख देने का कंसिस्टेंट नहीं। अगर पैरेलल नहीं है तो डिटरमिनेंट निकालो, डिटरमिनेंट 0 आया तो कंसिस्टेंट, 0 नहीं आया तो नॉट कंसिस्टेंट। ठीक है। नेक्स्ट, फाइंड के इफ द फॉलोइंग इक्वेशन आर कंसिस्टेंट। सिंपली डिटरमिनेंट का आंसर 0 ले लो, क्योंकि खुद बोल रहे कंसिस्टेंट है, तो के की वैल्यू निकाल के बताओ। तो डिटरमिनेंट को सॉल्व करो, के का आंसर मिल जाता। ठीक है। नेक्स्ट, फाइंड द एरिया ऑफ ट्राइंगल हुज वर्टिसेस आर। फिर से वही तीनों चीजें देकर है, एरिया ऑफ ट्राइंगल निकाल के बताना है। याद है, अभी देखे फार्मूला। नेक्स्ट, ये क्वेश्चन नंबर 6 थोड़ा देख लो। क्वेश्चन नंबर 6 बोल रहा, फाइंड द एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल। क्वाड्रिलेटरल का एरिया निकालना है। हुज वर्टिसेस आर गिवन, मतलब ये क्वाड्रिलेटरल बना रहा, मान लो ये ए है, ये मान लो बी है, ये मान लो सी है, ये मान लो डी है। तो ए बी सी डी अवेलेबल है अपने पास में। ये क्वाड्रिलेटरल का एरिया कैसे क्या निकालेंगे, अपन क्या करेंगे, इधर 2 ट्राइंगल बना लेंगे। कैसे क्या, एक ऊपर वाला ट्राइंगल बन गया, एक नीचे वाला। तो अपन करेंगे एरिया ऑफ ट्राइंगल ए बी डी का पहले एरिया निकालेंगे। ए बी डी तीनों वर्टिसेस पता है। फिर क्या करेंगे, एरिया ऑफ ट्राइंगल ए सी डी निकालेंगे, नीचे वाले ट्राइंगल का एरिया निकालेंगे। फिर दोनों एरिया को जोड़ दिए तो किसका एरिया मिल जाता, क्वाड्रिलेटरल का एरिया मिल जाता। मतलब एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल ए बी सी डी बोलो। ठीक है, सी इधर लिख देता, डी इधर लिख देता। एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल ए बी सी डी इक्वल्स टू एरिया ऑफ ट्राइंगल ए बी सी प्लस एरिया ऑफ ट्राइंगल ए डी सी। लेकिन एरिया नेगेटिव में नहीं आ सकता, इसलिए मॉड लगा के लिखना है। अगर एरिया नेगेटिव आया तो पहले पॉजिटिव करना है, फिर दोनों को ऐड कर लेना है। तो ऐसा करके आपको ये क्वेश्चन सॉल्व करना है। बाकी तो सिंपल है, ये आप इजीली सॉल्व कर लेंगे। तो यहाँ पर हम डिटरमिनेंट का वीडियो नंबर 2 कंप्लीट कर लिए, मतलब एप्लीकेशन ऑफ डिटरमिनेंट कंप्लीट कर लिए। ठीक है, तो अभी नेक्स्ट जो अगला वीडियो रहेगा उसमें मैट्रिक्स स्टार्ट करेंगे। डिटरमिनेंट एंड मैट्रिसेस था ना, तो मैट्रिसेस पढ़ेंगे, उसका भी एक क्विक रिवीजन ले लेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर अपना वीडियो कंप्लीट होता है। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कर दे, अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दे, कमेंट करके बताएं वीडियो कैसा लगा, स्लो हो गया, फास्ट हो गया या ठीक थी स्पीड, कमेंट करके बताएं। चलो अपन मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।